मेरे घर में 3 किलो का पारद शिवलिंग है। आई केप्ट ओके। इट बिकॉज हमारा पूजा रूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आई केप्ट इट। 3 किलो का पारद शिवलिंग बना के दिया उसने। उसको मैं टच कर सकता हूँ, आई कैन डू अभिषेकम, आई कैन ड्रिंक दैट वाटर। इट्स मैजिकली इज मेडिसिनल। पारद और शिवलिंग के जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें 16 संस्कार दे रखे हैं पारद यस, को प्योर करने के। 16 संस्कार में क्या होता है कि वो बिल्कुल जीवित व्यक्ति के जैसा हो जाता है, आप उससे बात कर सकते हो, इस लेवल पे होता है। तो 8 संस्कार करने के बाद में जो है बाकी जो संस्कार है वो नहीं करते तो ये पारद शिवलिंग वगैरह फॉर्म होते हैं। बट वो पारे के 8 शोधन हो जाते हैं। 10 शोधन वाला जो है उसमें ये क्या कहते हैं, उसके मेडिसिनल यूजेस के तौर पे आता है। 12 शोधन में ये गुटखा वगैरह बनती है जो वो जीप पे रख के और आप उड़ सकते हो, और जो सारी जितनी कहानी दे रखी थी। मेरा अल्केमिस्ट बनाता है हाँ, तो वो भी वो उसके तौर पे ऐसे करके जो 16th फॉर्म है वो सबसे डिवाइन माना गया है। पर वो 16th फॉर्म को रोक पाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। वो बिकॉज जब बनाते वक्त क्या हुआ था। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ ताकि ये हम इस डिस्कशन को एक अच्छे उस पे ले चले। ये जो हमारा एक सिंगल स्लाइड जो है, इस सिंगल स्लाइड में हम एक सेकंड, ये हमारा अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर था। ओरिजिनल अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर इस ऑर्डर में था। इसको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट करने के बाद हमने हाया वराला को यारा लावा कर दिया। सो इफ यू लुक एट दी रिसर्च पेपर्स विच आई शेयर्ड, आई रोट सम 6 रिसर्च पेपर्स, जिसमें कि एक रिसर्च पेपर मैंने सिर्फ इसी बात पे लिखा कि अगर आप अल्फाबेटिकल, देखिए मेरा क्या तरीका है काम करने का, किसी ने अल्फाबेट्स का ऑर्डर चेंज करा, जिसने ऑर्डर चेंज करा उसको तो पता होगा कि क्यों करा उसने चेंज। जब मेरे जैसे सिंपल सी संस्कृत जानने वाले व्यक्ति को ये पकड़ में आ गया, तो आप सोचिए कि हमारे देश के जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं उनको क्यों नहीं पकड़ में आया, उनको ये ऑर्डर क्यों नहीं समझ में आया। इट इज नॉट कि वो लोग ये नहीं नहीं कर सकते थे, इट इज सिंपली बिकॉज वो इस क्वेश्चन की वैल्यू ही नहीं जान रहे थे। हाँ, ये वाली बात है, बिल्कुल सही। उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या थी, हमारे यहाँ क्या था, एक वेद था, उस एक वेद भाषा से उन्होंने ऋग्वेद से धनुर्वेद बनाया, धनुर्वेद इज इंजीनियरिंग। यजुर्वेद से आयुर्वेद बनाया, आयुर्वेद वाज मेडिसिन। सामवेद से गांधर्वेद बनाया विच वाज म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। एंड अथर्ववेद से अर्थशास्त्र बना विच वाज जियोपॉलिटी इकोनॉमी। ठीक है। अब बेस क्या था, वेद भाषा। वेद भाषा किस पे बेस थी, ये 51 अल्फाबेट्स पे। तो उन्होंने क्या करा, सारे वैदिक डिबेट्स में, तांत्रिक डिबेट्स में इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया टू एन एक्सटेंट। जब ये सारे के सारे अलग अलग हुए, वेद वेद में भी 4 पार्ट, संहिता ये वो करके उसके 4 पार्ट थे। उपनिषद, उसमें 108 उपनिषद का बेस कर दिया। तंत्र, तंत्र को अलग अलग उसके पार्ट बन दिए, आगम यामल और इसके तौर पे कर दिया। अब इतने सारे बाइफरगेशंस जो है वो एक व्यक्ति कैसे पढ़े। तो मैंने क्वेश्चन कैसे पूछा था, ये हया वारला जो है इसका ऑर्डर चेंज किसी ने करा, मतलब इस ऑर्डर के अंदर कुछ रहस्य छिपा हुआ है। किसी ने वेद तंत्र को अलग अलग करा, इसका मतलब उसे पता था कि वेद और तंत्र में क्या कोरिलेशन है। ऐसे करके मैं हर स्टेज पे क्वेश्चन करता गया और मैंने वो सारे कोरिलेशंस को इकट्ठा करा।
इकट्ठा करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा हर एक अल्फाबेट जो यहाँ पर आपके सामने है स्क्रीन में, हर अल्फाबेट एक पर्टिकुलर एलिमेंट और एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम्म कौन कौन सा एलिमेंट है किसका और कौन कौन से बॉडी पार्ट है। जब मैंने आयुर्वेद वाला पार्ट उठाया, स्पेसिफिकली तंत्र तंत्र के अंदर, तो उसमें पर अल्फाबेट मेडिसिन का नाम दे रखा था। पर अल्फाबेट मेडिसिन का नाम दे रखा था। अब मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा वो देता हूँ कि जिस पार्ट के ऊपर जो है, तो मैं एक दफे क्या हुआ, मेरे को दिमाग में आया कि दुनिया में सबसे महंगा क्या है। तो जब दे ढूंढना शुरू करा तो पता चला कि सबसे महंगे जो थे वो फ्रेग्रेंस थे। जो ये हम्म परफ्यूम होते हैं, ये सबसे महंगे फ्रेग्रेंस होते थे। अब मैंने कहा फ्रेग्रेंस इतना महंगा क्यों होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। एंड महंगा कैसा, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इसका कितना, 5 ग्राम्स, इस लेवल पे वो एक्सपेंसिव होता था। दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो फैमिलीज हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स को, फ्रेग्रेंस को यूज करते थे। उनकी बॉटलिंग भी उतनी महंगी होती थी एंड ऑल पैकेजिंग वाज आल्सो। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा अरे ये तो रजनीगंधा है, और इसका फ्रेग्रेंस है, ये रजनीगंधा के साथ गुलाब का फ्रेग्रेंस है, ऐसे करके वो फ्रेग्रेंस मेरे सामने आने लगे। इत्तेफाक से जब मैंने वो तंत्र तंत्र खोला और वो अल्फाबेट्स को मेरे करेक्शन करके मैंने वो अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करा कि अच्छा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए श्रीम जो है, उसमें हमने जोड़ा षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, र, बड़ी की मात्रा से या, ये 4 अल्फाबेट जोड़े। तो वो 4 अल्फाबेट में जो जो प्लांट्स थे, हम्म उन प्लांट्स के अर्क से जो फ्रेग्रेंस बन रहा था, मतलब वो हम्म एक पर्टिकुलर बीज मंत्र जब वो फ्रेग्रेंस में चला गया, वो हम्म फ्रेग्रेंस पर्टिकुलर डिजीज को ही डिसअपियर कर देता था। हम्म तो ये जो सबसे रिच एंड एफ्लुएंट जो थे, इनका भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ही था, जिसका हम्म काउंटर जो है वो उस फ्रेग्रेंस में ढूंढते थे। हम्म दैट्स व्हाई वो फ्लावर रेमेडीज शुरू हुआ ना, जहां पर से ये फ्लावर रेमेडी हाँ, इन्होंने। बैक फ्लावर रेमेडी कहते हैं उसको। हाँ, बाग फ्लावर रेमेडी, यस करेक्ट। तो मतलब वो बैक फ्लावर रेमेडी कर रहे हैं वो ठीक बात है, बिकॉज वो नो प्लांट को पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने जब उस पार्ट को देखा था, तो वो तंत्र राज तंत्र के अंदर हर अल्फाबेट पे जो है एक प्लांट का नाम लिखा हुआ था। चलिए, ये हो गया, ये पार्ट समझ में आया। और वो प्लांट जो है उसकी आयुर्वेदिक रेमेडी थी। तो ये जो बीज मंत्र थे, दीज हम्म वर बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हाइड्रोकार्बन डिफाइन करेंगे तो C6H5 बोल देंगे, ग्लूकोज बोलेंगे तो C6H5O6 बोल देंगे। हम्म तो ये जो बीज मंत्र थे, इनका जो रोल प्ले था, हम्म वो बेसिकली इट वाज लाइक अ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला था वो। जब वो फॉर्मूला केमिस्ट्री में यूज हुआ तो वो एक चीज बता रहा था, फिर वो फॉर्मूला जो था, उसका जो एक्शन जो था, सेम स्ट्रक्चर, सेम अल्फाबेटिकल प्रोसेस, इसको देखेंगे। और उसके बाद आप जो है वो नाट्य शास्त्र में जो है वो 108 करण होते हैं। जो हमारा वो शिव तांडव वाला जो स्ट्रक्चर है, हम्म उसमें करण दे रखे हैं, 108 करण। वो 108 करण जो हैं वो डांस स्टेप्स हैं, जिसमें कि नटराज जो है, उनका हम्म हैंड और लेग का मूवमेंट का जो डिफरेंस हो रहा है, वो पर्टिकुलर शेप और प्रोसेस को डेपिक्ट कर रहा है। और लेकिन डिपिक्शन क्या है, यही 51 अल्फाबेट्स का डिपिक्शन है वहां पर। 108 वो कैसे हुआ, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ नवग्रह था।
तो हम वीनस नेपच्यून वगैरह इनमें से किसी की बात नहीं कर रहे। हम्म। ये नवग्रह जो था, ये नवग्रह 12 राशियों में बटा हुआ था। ठीक है जी। हम्म। ये 12 राशियां जो थी ये 27 नक्षत्रों में बटी हुई थी, हम्म। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण थे। तो ये 27 इंटू 4 108 हो गया। तो हम्म। यहाँ पर प्रत्येक जगह जो अल्फाबेट्स थे, जैसे यहाँ पर जो है ये जो 12 राशियां थी, वो 12 राशियां थी बेसिकली हेड टू फीट। हम्म। हेड टू फीट। पहली राशि क्या बताएगी आपको? हेड के बारे में बताएगी। दूसरी राशि गले के बारे में बताएगी। तीसरी चेस्ट के बारे में, मतलब भुजाओं के बारे में बताएगी। चौथी चेस्ट पे बताएगी। पांचवी ऐसे करके नीचे उतरते उतरते आप पैरों के तलवे तक पहुंच जाएंगे। वो 12वीं राशि होगी। हम्म। तो 12 बॉडी पार्ट्स हो गए। हम्म। अब 12 बॉडी पार्ट्स को 2.5 नक्षत्र के हिसाब से उन्होंने 12 राशियों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रत्येक से 20 से, मतलब एक पार्ट से और 2.5 पार्ट एक्स्ट्रा मिलने लग गए। तो वो पार्ट्स हाईलाइट हो गए। आधा इधर है, आधा इधर है। तो जो मेल फंक्शनिंग होती है वो हम्म। किसी राशि और एलिमेंट की, वो उससे पता चल रही थी। हम्म। उसके बाद उस 27 को और फर्दर 4 पार्ट में बाइफरगेट करा। हम्म। तो और फर्दर करने के बाद वो 108 पार्ट में चला गया। हर एक पर एक अल्फाबेट लोकेट हो गया। हम्म। जब हम बच्चे का नामकरण करते हैं तो वो प्रत्येक नक्षत्र और नक्षत्र के चरण, जिस नक्षत्र चरण में पैदा हुआ उस अल्फाबेट को जब वो देखते थे तो उससे उस बच्चे का नाम रखते थे। और उस नाम को कभी लाइफ में यूज नहीं किया जाता था, वो सिर्फ जन्मपत्री में लिखने के लिए ही यूज होता था। हम्म। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि वो जो अल्फाबेटिकल सिस्टम जो था उसको किसी ने डिस्टॉर्ट कर दिया। हम्म। तो मेरा ध्यान उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर गया। तब मैंने ये वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। तो मेरे पास जो प्लांट्स के नाम आए वो रिफाइन होने शुरू हो गए। हम्म। कि भाई अगर कहीं कोई मैजिकल कॉम्बिनेशन था, मुझे हम्म। बीज मंत्र पता चला, तो मैंने उस बीज मंत्र से वो सारी जो हर्ब्स का नाम दे रखा था, चिकित्सा चंद्र, उस चिकित्सा कह रहा हूँ, तंत्राज तंत्र के अंदर, तो मैंने वो सारी हर्ब्स के नाम जो है वो डिकोड करे, बिकॉज इट हम्म। वॉज कनेक्टेड विद एन ऑर्डर। हम्म। तो जब आपको एक एक्यूरेट अल्फाबेट पता चला बॉडी पार्ट के हिसाब से, उसके बाद आपको जो है ये पता चला कि कहाँ कौन सा। अब हम्म। कहाँ कौन सा देख रहा था, तो उसमें उन्होंने दिया टर्म कि ये नपुंसक लिंग है। हम्म। अब आदमी अपने पौरुष के नशे में इतना होता है कि उसको जो है वो नपुंसक लिंग जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं करता। हम्म। तो नपुंसक लिंग में उन्होंने अल्फाबेट्स कौन से दिए? हम्म। कौन से? रे चार। ये 4। ओ ओ। और ये 4 अल्फाबेट सर सुषुम्ना नाड़ी को जगा रहे थे, मेरे हम्म। कैलकुलेशन के हिसाब से। हम्म। तो मैंने कहा जो चीज मुझे स्वस्थ बना रही है वो हाँ। चीज किसी ने मेरे टैक्स से अलग हटा दी। हम्म। और जो चीज मेरा स्वास्थ्य खराब कर रही है या स्वास्थ्य से कनेक्ट ही नहीं कर रही, वो हाँ। चीज मेरे सामने जो है कोई दे रहा है। तो इसका मतलब कोई मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और सीरियस छेड़छाड़ कर रहा है। हम्म। सो दैट वाज वन एरिया जिसके तौर पे देखा। तो मैंने दो चीजें कोरिलेट कर दी, म्यूजिक, भाषा हम्म। और आयुर्वेद। वो हम्म। इस अल्फाबेटिकल सिस्टम के तौर पर थी। हम्म। ऑन दी सेम लाइंस जब मैंने इंजीनियरिंग वाला पार्ट देखा, अब हमारे यहाँ धनुर्वेद जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट टेक्स्ट है। हम्म। अब फेसबुक वगैरह पे भी जितने वीडियोस देखते हैं तो वो एक्सेप्शनल धनुर्वेद वेस्टर्नर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म। हमारे यहाँ नहीं कर रहा कोई। वो हम्म। घोड़े पे चलते चलते भी तीर चला रहे हैं और वो तीर वहीं लग रहा है, उल्टे सीधे हर तरह से वो कर रहे हैं पूरा प्रैक्टिस। तो हम्म। मुझे पता चला कि वो जो पार्ट हमारे धनुर्वेद का था, तो वो वहां पर बाहर वो टेक्स्ट चला गया और यूज हो रहा है। हम्म। जब मेरे को जितने भी डॉट्स धनुर्वेद के मिले वो भी ये हम्म। अल्फाबेटिकल सिस्टम पर ही बेस्ड थे। हम्म। तो वो
क्योंकि प्रोग्राम का पार्ट नहीं था तो इसलिए मैंने डाला नहीं, बट मैं निकाल कर दे दूंगा वो सारा किसी दिन, अगर किसी को किसी भी पार्ट पे काम करना हो। फिर उसके नहीं। बाद जब मैंने अर्थशास्त्र देखा, तो क्योंकि वो मेरा पीएचडी था कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर, तो हम्म, उसमें मेरे को डिटेल्स पढ़ने को मिली। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन करता हूँ कि मैं वो टेक्स्ट नहीं समझ पाया, हम्म, हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर दिस ऑथर टू राइट दिस डिटेल्ड टेक्स्ट। हम्म, तो वो भी इजी म्यूजिक नोट्स के ऊपर उसने जो है वो शब्द और अर्थ का मीनिंग दिया था, मतलब हम्म, रिलेशनशिप बिटवीन शब्द एंड अर्थ। हम्म, अब जितना भी ये पाणिनि का व्याकरण है ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। मैंने जितने पार्ट देखे थे, जब मुझे संस्कृत में यास्क मुनि एक हुए, उन्होंने जो है यास्क मुनि ने क्या कहते हैं उसको, निरुक्त के ऊपर उनका वो कमेंट्री था। तो वो कमेंट्री स्टार्ट कैसे हो रहा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शब्द एंड अर्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप। हम्म, उसने आंसर करा, शब्द और अर्थ में वही रिलेशनशिप है जो फूल और फल में है। हम्म, अब मैंने कहा ये उस मतलब मेरे हिसाब से तो व्याकरण आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा ये आर्ट्स के क्वेश्चन को बायोलॉजी के क्वेश्चन से क्यों एड्रेस कर रहा है। हम्म, एक फूल और फल जो है वो नॉर्मली हम बायोलॉजी की डोमेन में पढ़ते हैं, सही बात है। और ये जो संस्कृत के अल्फाबेट्स हैं ये आर्ट्स में पढ़ते हैं। तो मैं कहूँ ये आर्ट्स का क्वेश्चन बायोलॉजी की डोमेन में जाके क्यों आंसर कर रहा है। तो हम्म, मेरे फादर के एक जो फ्रेंड है वो जुआलॉजी के हेड रहे, तो मैंने कहा इनको तो बायोलॉजी पता होगी, इनसे पूछता हूँ। तो मैंने हम्म, कहा अंकल ये संस्कृत का एक क्वेश्चन है बट वो बायोलॉजी में आंसर हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि ये कह रहा है कि शब्द और अर्थ में जो रिलेशनशिप है हम्म, वो रिलेशनशिप वही है जो फूल और फल में होता है। हम्म, हम्म, तो बोले भाई देख तेरी संस्कृत तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये हम्म, बता सकता हूँ कि फूल मतलब कोई भी प्लांट होगा तो उसमें फूल जरूर होगा, हम्म, लेकिन जो फूल सीड बियर करता है हम्म, वही फूल फल बनता है। हम्म। क्या बोला उन्होंने। जो सीड बियर करता है फूल वही फल बनता है। जो भी फ्लावर, द फ्लावर विच बियर सीड सीड, विल बिकम अ फ्रूट। फ्रूट। तो शब्द क्या था, फ्लावर, हम्म, और अर्थ क्या था, फ्रूट। फ्रूट। तो प्लांट सिस्टम में हम सबसे ज्यादा वैल्यू उन प्लांट्स को करते हैं विच बियर्स फ्रूट्स, और जिनमें कोई सीड होता है जिनमें सीड होगा वही फ्रूट बनेंगे। वही बनेंगे, सही बात। तो जब मैंने वो चीज संस्कृत पर लगाई अप्लाई कराई तो मुझे बीज मंत्र का सिद्धांत मिला, हम्म, हम्म, और मैं बीज के पीछे लग गया कि बीज के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो प्लांट को ग्रहण करता है। हम्म। अब मेरी कहानी शुरू हो गई। सो आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच केम टू माय अप्रोच। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दिन आप मैथ पढ़ा रहे थे, जी। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसमें हटता ही जाता है, तो जैसे मंत्र में हमने उसकी व्याख्या हटाई और वो बीज मंत्र में चला गया, तो ये माइनस हो गया। फिर हमने उसके साथ कुछ और जोड़ा तो ये प्लस हो गया। तो क्या इस तरह बीज मंत्र बनाने में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, या फिर वो जो आगे आपने बताया था कि देखिए स्क्वायर, मैं मैथ्स ये भी वाले यूज हो पार्ट पे सकता है? जब मैं डायरेक्शन वाला पार्ट लेकर चलता हूँ तो ये प्लस और माइनस ये दो सिंबल मेरे सामने आए। हम्म। अब ये जो संयोग हमारे वियोग। यहाँ जितने भी लोग बोलते हैं अष्टांग योग, हम्म। अष्टांग योग का क्या मतलब होता है। उसमें 8 अंग होते हैं। यहाँ पर यम, वो, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो वो हम्म। योग जो है वो योग संस्कृत से ओरिजिनेटेड योग प्रोसेस में नहीं आता।
जब मैंने वो योग देखा तो पता चला कि योग जो है बेसिकली किसी भी एंटिटी को दूसरी एंटिटी जब होल्ड कर रही है, मतलब कोई एंटिटी किसी एंटिटी से जुड़ गई, उन दोनों को कौन होल्ड कर रहा है? शब्द और अर्थ जो है, शब्द और अर्थ में अर्थ जो है वो है जिसके बीज जो है वो तो डिवाइन है। बीज किसके कंट्रोल में है? बीज की क्रिएशन कैसे हो रही है? ये तो कहीं डिफाइंड है ही नहीं। तो मुझे समझ में आया कि एक ना श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, वो अर्ध श्लोक क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। हाँ हाँ हाँ। योग योग कर्मसु, संयोग वियोग योग कर्मेषु कौशलम, ऐसा आता है उसमें। योगा कर्मसु कौशलम। हम्म तो मैंने जब इस पार्ट को देखा तो मैंने किसी के साथ बैठा हुआ था, वो अपने आप को जो है वो गीता का विद्वान कहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने गीता पढ़ी है? बोले मैं हर समय मेरी पॉकेट में रहती है, मुझे एक एक श्लोक याद है, एक एक अर्थ पता है। तो मैंने कहा मैं ये पढ़ रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ था योगा कर्मसु कौशलम, इसका क्या अर्थ है? बोले तो बहुत सिंपल है, हम जो योग करते हैं, जो अष्टांग योग जो होता है, वही हमें कर्म का कौशल देता है। हम्म मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जो है मैं थोड़ा सा अपना पार्ट सामने रखता हूँ आपके। बोले हाँ बताइए। अब वो साइंटिस्ट आदमी था, डॉक्टर कलाम के साथ काम करा हुआ साइंटिस्ट था, मतलब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। हम्म। तो अब उसकी एज भी 75 साल थी। हम पहुंचे थे वहां पे 40-42 साल के, अभी मतलब सात मोटे आठ साल मोटे से तो पुराने, तुम पंखे ही नहीं लेते। है ना? तो वो जब पार्ट हुआ तो मैंने कहा सर देखिए मैथ्स में प्लस एक डोमेन है विच आई कैन कनेक्ट विद योग। बोले हाँ ठीक है, मेक सेंस, लॉजिकल। मैंने कहा प्लस जब कंटिन्यूअस हो जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट जो है वो डिवीजन होता है। बोले हाँ लॉजिकल है। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन जब कंटिन्यूअस हो जाता है इट बिकम्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो है मतलब, एक्सपोनेंशियल का शुक्ला जी मतलब ये हो गया, अगर मैं 2 के ऊपर 10 की वो लगा दूं, पावर लगा दूं, पावर। तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया। उसका मतलब होगा कि मुझे 2 × 2 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 2 की पावर 10 लिखूंगा तो वो काम करेगा। इसका हम्म मैं जब ऑपोजिट करूंगा तो वो लॉग बन जाएगा। हम्म तो वो लॉग बन जाएगा। जब वो हम्म। लॉग बन गया तो वो उसकी ऑपोजिट डोमेन हो गई। हाँ। फिर ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको भी मुझे कंटिन्यूअस लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बिकम इंटीग्रेशन। संहिता। संहिता उसका संस्कृत टर्म है जो बाद में आया, पता हाँ। मतलब मुझे बाद में पता चला। मैं तो मैथ्स की डोमेन से ही आंसर कर रहा था ना। तो जब वो हम्म, इंटीग्रेशन टर्म आया तो इंटीग्रेशन का ऑपोजिट जो था वो डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक स्केल से जो है अपने घर को नाप रहे हैं, कि मेरा घर जो है कितना लंबा चौड़ा है, इसके लिए आपने एक मीटर या फीता ले लिया। हम्म अब वो फीता जो है उसकी लिमिटेशन है, मतलब कि हम्म। वो कितना बड़ा फीता होगा? हद से हद 100 मीटर का फीता होगा। सही बात है। ठीक है कि भाई 100 मीटर तक नाप लो इसको। पर अगर आपको पूरी पृथ्वी नापनी है तो हम्म आप कहते हो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लो, ये हम्म यहाँ पर 0 लिख दो और ये यहाँ पर इन्फिनिटी का एक सिंबल बना दो कि यहां से यहां तक ये चलेगा। तो हम्म जितने भी इनफाइनाइट ऑपरेशंस जो हैं ऑफ एडिशन, हम्म उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। हम्म तो प्लस जो है वही मल्टीप्लिकेशन है, वही एक्सपोनेंशियल है, वही इंटीग्रेशन है। तो हम्म योग जो है, मतलब अब मैं मेरे शरीर पर आ जाता हूं। हम्म मेरे शरीर में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल हैं। हम्म ये कौन है जो इन 100 ट्रिलियन सेल्स को अलग अलग वेरिएशन के साथ धारण कर रहा है? हम्म। मेरे प्रत्येक सेल को एक अलग प्रोग्रामिंग मिली हुई है, यहां तक तो ठीक सही है। बात है। पर ये कौन है जो इसको धारण कर रहा है? तो वो क्वेश्चन है, योगः कर्मसु कौशलम। ये योग जो है ये कर्म का कौशल है, मतलब ये जो सबको होल्ड कर रहा है, हम्म ये जो डिवाइन एंटिटी है जिसको हम नहीं जानते,
जो इस योग को धारण कर रही है वो और कुछ नहीं है, कर्म का कौशल है, कर्मसु कौशलम। तो मैंने कहा ये कर्म क्या है फिर? हम्म तो वहां पर परिभाषा मिली, प्रत्येक उद्देश्य पूर्ण क्रिया को हम कर्म कहते हैं। हम्म तो उद्देश्य क्या है और ये किसका उद्देश्य है? ये कौन है जो मेरे स्पर्म रूपी शरीर से मुझे 100 ट्रिलियन सेल से भी बड़े शरीर को धारण कर रहा है मेरे भीतर? हम्म कोई तो मुझे धारण कर रहा है ना, वो कौन है? और मेरी जब आत्मा। मैंने, है जी, मेरी आत्मा। हाँ, तो आत्मा को कौन धारण करता है? आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। हाँ। और आत्मा परमात्मा कॉन्टिन्यूस कनेक्ट में रहते हैं। तो अगर मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरी आत्मा मेरी सोल सीट पर, सोल सीट मतलब कंट्रोलर सीट है, हाँ हाँ हाँ। तो मेरी कंट्रोलर सीट परमात्मा से कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। हम्म जितना ज्यादा मैं अपने पर्पस सेंट्रिक डोमेन के लिए कॉन्शियस रहता हूं, उतना ज्यादा मेरा शरीर जो है वो इंटीग्रेटेड रहता है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर या कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इट इज जस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ एंगर, वो अपने पर्पस से दूर हो गया। मैं मेरी बात सही समझा बात। पा रहा हूँ? हाँ 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 हाँ। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो मीनिंग है, इसका जो व्यक्ति ट्रांसलेशन कर रहा है और जो एक्चुअल मीनिंग है, उसमें बहुत डिफरेंस है। हम्म उसमें बहुत डिफरेंस है। और ये हम्म बहुत डिफरेंस भी आप इसको ऐसे लेकर चलो, ये हम्म प्लस और माइनस मिला के ये टोटल 8 स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे। हम्म अष्टांग योग जो है वो मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है। हम्म लेकिन मैथमेटिक्स में इसका कोई कनेक्शन है, ये यम नियम आसन प्राणायाम के कोई भी ट्रांसलेशन से किसी ने नहीं बता रखा। हम्म यम नियम आसन प्राणायाम मैथमेटिकली कनेक्ट होता है, और इसके एक्चुअल मीनिंग क्या क्या होते हैं ये हमारे यहाँ किसी ने नहीं बता रखा। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ। ये जो संस्कृत के अल्फाबेट्स हैं, ये जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं, जिस ऑर्डर में इसको हम डालते हैं, हमारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो रिजॉल्व होना शुरू होते हैं। किसी ने ये जानकर कि ये ऑर्डर जो है इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, किसी ने ऑर्डर को चेंज कर दिया। हम्म और लोग इसकी वैल्यू नहीं जान पाए। हम्म तो जो व्यक्ति संस्कृत के ट्रांसलेशन करेगा वही तो देखेगा इसको। अब जब संस्कृत के ट्रांसलेशन करने की बारी आई, तो संस्कृत वाले ने कहा भाई यारा लावा हो या हाया वारा लाओ, फर्क क्या पड़ता है, आ तो गया ही सारा कुछ, कुछ छूटा तो नहीं। और हाँ, तो ये उसमें नहीं वही। समझ पाए कि यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, वो क्वेश्चन करने का पार्ट था। और मैं तो साइंस बैकग्राउंड से संस्कृत पढ़ने आया था, तो मतलब मैं संस्कृत तब पढ़ना शुरू करा जब मैं ऑलरेडी एमबीए कर चुका था, बीएससी मैथ से कर चुका था। तो मेरा बैकग्राउंड तो वो वाला था, लॉ कर चुका था तब तक मैं। तो जब मैंने ये तीनों चीजें कर ली और फिर जब मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र खोला और उसमें लिखा हुआ था कौटिल्य ने राजकुमारों की शिक्षा को अनिवार्य बताया, और राजकुमारों की शिक्षा में उसने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है। हम्म आन्वीक्षिकी, सारे पुराणों को पढ़ना जो है वो आन्वीक्षिकी कहा गया। पुराण पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज पुराण पढ़ने से क्रिटिकल एनालिसिस पता चलता है आपको। क्योंकि आपको हिस्टोरिकली 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में जितने टाइम में यूनिवर्स बनी है, उसमें कुछ नियम है, उन नियमों को फॉलो करने से प्रत्येक व्यक्ति सिस्टम का पार्ट हो जाता है। और किस किस व्यक्ति ने उसका उल्लंघन करा, उल्लंघन हम्म करने पर उसको क्या दंड मिला,
उसका क्रिटिकल एनालिसिस आता है। एक और बार वो जरा इसे फिर बताओ, क्योंकि ये वाला वर्ड तो माइंड ब्लोइंग है। आन्वीक्षिकी, मैं लिख हाँ, देता हूँ। अनवीक्षिकी मैंने लिख लिया, क्रिटिकल एनालिसिस लिख लिया। हाँ, ये पढ़ने इसलिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति को भी ये जानने को मिलेगा कि भूतकाल में किसी व्यक्ति ने अगर कोई सिस्टम का उल्लंघन किया है तो उसको ये दंड मिला है, और अगर उस सिस्टम को फॉलो किया है तो ईश्वरीय शक्ति उसके साथ जुड़ गई है। क्या मैं सही उसके हूँ? साथ जुड़ गई है, बिल्कुल यही वर्ड टू वर्ड यही बनता है। ठीक है। एग्जाम्पल, रावण जो है वो किसी की भी बहन बेटी और उसको उसको हर लेता था, तो वो अगर उसको हर लेता था तो उसका नतीजा ये पड़ा कि लोगों ने उसके घर में घुस के उसको समूल नष्ट कर दिया, हम्म। उसके परिवार का भी कोई जिंदा नहीं छोड़ा। हम्म। तो हमारा एक पार्ट आंसर हो गया ना इस बात से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑन दी सेम लाइंस उन्होंने अम्बरीश राजा का रेफरेंस दिया कि अम्बरीश राजा जो थे वो अपने राइटफुल एक्ट पे बिल्कुल परफेक्टली चल रहे थे। तो हम्म। दुर्वासा ऋषि जो है उन्होंने उनके टेस्ट लेने के बहाने से उनको मारने का प्रयास करा, हम्म। शाप देने का प्रयास करा। तो हम्म। सुदर्शन चक्र उल्टा दुर्वासा ऋषि को मारने आ गया। हम्म। तो यहां से ये पता चल रहा है कि अगर आप राइटफुल एक्शनेबल पाथ पर हो तो हम्म। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम्म। 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 तो ये जो एस्पेक्ट था हमारे उसका, इस पर मेरे जैसा व्यक्ति अब इसलिए काम कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज अब हम क्वांटम जोन में जा रहे हैं। हम क्वांटम हम्म। कंप्यूटिंग देखेंगे, क्वांटम सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो वो क्वांटम डोमेन जो है वो तब आंसर हो पाएगी जब ये सारे संस्कृत अल्फाबेट्स को इसी ऑर्डर में समझा जाए, ना कि वो पाणिनि वाले तरीके से। तो पाणिनि ने गलत किया था, या पाणिनि को के साथ भी छेड़छाड़ होके उसे गलत कर दिया गया? पाणिनि बेसिकली जो है वो बुद्धिस्ट डोमेन का वो था, अच्छा, अच्छा। ग्रामेरियन। मतलब उसको जो भी प्रमोशन मिला था वो बुद्धिस्ट डोमेन से मिला था। तो जब मैंने उसको देखा कि पाणिनि और नॉन पाणिनि सिस्टम में फर्क क्या है, तो हम्म। पाणिनि ने और कुछ नहीं करा। पाणिनि ने ये जो संस्कृत का अल्फाबेटिकल सिस्टम जो था, हम्म। इस संस्कृत के अल्फाबेटिकल सिस्टम में से इसको पंच तत्वात्मक व्यू से बाहर कर दिया। ओ हो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 लेयर्स है। ऊपर से हम्म। नीचे जब हम देखते हैं तो 11 लेयर्स आती है। पाणिनि वाले में 14 आती हैं, लेकिन पाणिनि वाले में रि और लिरी डिस्क्राइब नहीं है, हम्म। अंग और अह डिस्क्राइब नहीं है। हम्म। और जो इसका ऑर्डर है हया वरला, ये डिस्क्राइब नहीं है। हम्म। और जो ये क ख ग घ जो है ये 5 एलिमेंट बेस्ड है, इस तरीके से वो डिस्क्राइब नहीं है। हम्म। तो हमें मेरा मूल स्वरूप पता चले, उससे वो हमें दूर लेकर जा रहा है। हम्म। और वो उसमें मतलब 3700 कुछ सूत्र हैं जो बनते हैं। उन 3700 कुछ सूत्र से वो संस्कृत के बहुत सारे एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। ग्रामर के रूल्स उसी एस्पेक्ट पे बनते हैं। तो मैंने पाणिनि। पाणिनि वाला जो सिस्टम है उससे ग्रामर के 5700 सूत्र बनते हैं, जिनमें से एक जैसे सूत्र मैंने बोला कि उसका एक सूत्र जो है वो च और छ के कॉम्बिनेशन जो है वो त क्ष के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करता है। तो हम्म। आई रियलाइज कि मतलब वो किसी वो एक एस्पेक्ट में फंडामेंटली जो काम कर रहा है वो सिर्फ इतना कर रहा है कि वो इसको पंच तत्वात्मक सिस्टम से दूर लेकर जा रहा है। और पंच तत्व हमारे जीवन का आधार है। हम्म। अब जैसे मैं इसको एक सेकंड। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो थोड़ा ये नपुंसक लिंग के बारे में और बताइएगा। री हाँ री जी, लिटिल री। ठीक है।
अब आते हैं इस वाली स्लाइड पर। जब मैंने ये वाला स्लाइड को करा था तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से बनी साउंड, हम्म साउंड से बने वर्ण, वर्ण से हम्म बने वॉवल्स कॉन्सोनेंट, वॉवल हम्म कॉन्सोनेंट से वर्ड मीनिंग, वर्ड हम्म मीनिंग से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर, चैप्टर से बुक, मल्टीपल बुक्स एक सब्जेक्ट की, मल्टीपल हम्म सब्जेक्ट से मिलकर बनी लाइफ, लाइफ ने हम्म अपने आप को डेसिपेट करा अगेन 5 एलिमेंट्स में। हम्म 5 एलिमेंट से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, सिस्टम से बना इंटर सिस्टम, इंटर सिस्टम से बनी बॉडी, बॉडी मल्टीपल बॉडी से मिलकर बनी फैमिली, मल्टीपल फैमिली से सोसाइटी, मल्टीपल सोसाइटी से नेशन, नेशन से अर्थ, अर्थ से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से गैलेक्सी, गैलेक्सी से मिल्की वे, मिल्की वे से यूनिवर्स, यूनिवर्स ने अपने आप को 5 एलिमेंट्स पर बाइफरगेट कर दिया। हम्म इस आधार पर मैं अपने जितने भी ज्ञान के एस्पेक्ट्स हैं उन सारे ज्ञान के एस्पेक्ट से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूं। बाय यूजिंग दिस अप्रोच आई कैन डिफाइन एनीबडीज नॉलेज, हम्म कि ये पूरा जो ज्ञान है वो है क्या। तो हम्म पूरा ज्ञान जो है वो शरीर के भीतर के पंच तत्वों का, शरीर के बाहर के पंच तत्वों का जो संतुलन करने वाला है, हम्म केवल उसको जानना ही ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा है। हम्म तो अगर कोई हमें 5 तत्वों से दूर लेकर जा रहा है हम्म तो वो हमारे को ज्ञान विज्ञान की तरफ लेकर जा रहा है या विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। हम्म तो इस अप्रोच से मैंने काम करना शुरू करा। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, समझ पाया डॉक्टर साहब। जयराम सर, ये लॉजिकल है? हाँ। यू एग्री विद द अप्रोच? यस। अब जब ये वाला पार्ट मेरे को समझ में आया तो मैंने सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पर काम शुरू करा। तो हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट्स थे वो 4 पार्ट में बटे हुए थे। एक पार्ट जो था वो ऋग्वेद था, एक पार्ट यजुर्वेद, एक अथर्ववेद और एक सामवेद। तो मुझे जो उसमें समझ में आया वो कैसा आया कि एक डोमेन है ऑब्जेक्ट, हम्म एक डोमेन है प्रॉपर्टीज, एक डोमेन है एक्शन। द फोर्थ डोमेन इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। सो ऑब्जेक्ट जो है ये था 9 द्रव्य, जो हम 9 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस बॉडी, 5 एलिमेंट्स ऑफ सटल बॉडी, 5 एलिमेंट्स ऑफ कॉजल बॉडी। हम्म तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 हो गए। 15 में यूनिक कितने हैं? 9। हम्म तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो वो इन 9 से ही बनेगा। हम्म ठीक है जी। हम्म नेक्स्ट पे आते हैं। हम्म टोटल इन 9 ऑब्जेक्ट्स में 24 ही प्रॉपर्टीज है। ये हम्म प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? ये कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पार्ट हमारी इसकी स्लाइड आएगी तो हम इसको फिर से कर लेंगे। जैसे कि मन के 4 गुण हैं, सुख दुख विभाग और संस्कार। आत्मा के हम्म 6 गुण हैं। हम्म वो 6 गुण कौन से हैं? बुद्धि, धर्म, धर्म, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तीसरा हो गया एक्शन। एक्शन कहते हैं कर्म को। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो कर्म जो ऊपर लेकर जाते हैं, फिर वो कर्म जो हमें नीचे लेकर आते हैं, फिर वो कर्म जो हमें फैलने में मदद करते हैं, फिर वो कर्म जो हमें सिकुड़ने में मदद करते हैं, एंड फाइनल है हर प्रकार की क्रिया। ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए। हम्म
उसके बाद रिलेशनशिप। रिलेशनशिप 3 प्रकार की थी, कॉमन, स्पेशल एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे बुखार है, बुखार कारण है या प्रभाव है? प्रभाव है। प्रभाव है। इन्फेक्शन का प्रभाव बुखार के रूप में होता है, उसके हम्म। अगेंस्ट शरीर अपने आप को गर्म करना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन को नष्ट कर देता है अपने आप को गर्म करके। जैसे ही वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक जाता है, तो वो प्रभाव खत्म हो जाता है, और प्रभाव जैसे ही खत्म हो जाता है, बुखार भी डिसअपियर हो जाता है। हम्म। इसलिए हिंदुस्तान में तो खैर अभी भी बुखार की दवाई देते हैं, विदेशों में वो व्यक्ति को रखते हैं, उसके बर्फ की पट्टी करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, लेकिन वो बुखार की मेडिसिन नहीं देते, ताकि शरीर की इम्यूनिटी ही व्यक्ति को हील करे। पर हमारे देश में ये नहीं होता। उसी तरह से तो ये कॉज। और अब जब मैंने ये वाला पूरा पार्ट पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऋग्वेद था, हम्म। प्रॉपर्टी जो था वो यजुर्वेद था, एक्शन जो था वो सामवेद था, और रिलेशनशिप जो था वो अथर्ववेद था। तो जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो था वो, अगर मैं इसे स को थोड़ी देर के लिए श कर देता हूं, इसको य या ई कर देता हूं, और ये ऋग्वेद को मैं थोड़ी देर के लिए री या र कर देता हूं। अथर्ववेद अर्थ, जब भी जैसे अर्थ परक कोई अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं उसके आगे विसर्ग लगा देता हूं, हम्म। ऐसे करके। जैसे मैं राम की बजाय रामः लिखूं, हम्म। तो उसका क्या मतलब हो गया? अर्थ परक। राम का अर्थ परक रामः हो गया। अब मैंने क्या करा, इन अल्फाबेट्स को जोड़ना शुरू करा, तो मेरे पास टर्म आया श प्लस र प्लस ई प्लस अ। हम्म। और ये रा को मैं यहाँ पर ऋषि वाला री भी लिख सकता हूँ, हम्म। ई को यहाँ पर य भी करके लिख सकता हूँ। तो ये हम्म। जब मैंने 4 अल्फाबेट्स जोड़े, तो ये 4 अल्फाबेट्स जुड़ने पर क्या बन गए? क्या बना जी ये? श्री। 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 हाँ। हमारी हर वो किताब जो 19th सेंचुरी के शुरुआत में थी, संस्कृत और धार्मिक ग्रंथ था, उसकी शुरुआत सबसे पहले श्री से होती थी। तो मुझे ये पता चला कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वेद जो था वो सामवेद था, ना कि ऋग्वेद। तो जब मैंने इस प्रकार से उसको देखना पढ़ना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि मैंने एक जगह एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने कहा अरे आपको पता ही क्या है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वेद तो ऋग्वेद है। मैंने कहा नहीं, ऋग्वेद नहीं है, सामवेद सबसे इम्पोर्टेंट वेद है। तो उन्होंने कहा कि आप सोच भी कैसे सकते हैं ऋग्वेद को सामवेद से कंपेयर करने की। तो मैं हंसने लग गया कि मैंने कभी इसमें कोई बात थोड़ी है। तो उसने मुझे कहा कि ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, उसमें सबसे ज्यादा श्लोक है। मैंने कहा हम्म। दैट डजंट मीन कि जहां पर सबसे ज्यादा हो सकता है काम की बात बहुत थोड़े से में ही समाप्त हो जाए। हम्म। तो बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है,
आपको इसका आइडिया नहीं है, और आप जो भी बात कर रहे हो वो संस्कृत विरोधी कर रहे हो। हम्म। तो मेरे को पहली बार उसने बताया कि वेद जो है वो ओम के आधार पर लिखा गया है। हम्म। ओम का आधार क्या है? अ, उ और म। हम्म। अ और म का मतलब क्या हुआ? ओम। वो तो उसका कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे श्री कॉम्बिनेशन बनाया, अ उ म के कॉम्बिनेशन से ओम बनता है। बट ओम का स्ट्रक्चरली क्या इम्पैक्ट है? ओम का सिद्धांत यह है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने जाता है, तो ईश्वर कौन है उसकी परिभाषा पता चलती है अ से। हम्म। हम कुछ भी बोलेंगे उसमें अ जरूर होगा। हम्म। हम किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे उसमें अ जरूर होगा। बिना अ के कोई शब्द नहीं बन सकता। हम्म। तो मुझे पता चला कि पूरे प्रोसेस में ईश्वर जो है वो हर एक के अंदर विद्यमान है। ये अ का सिद्धांत है। हम्म। ऊ कहते थे विशेषता को। प्रत्येक की विशेषता का जो सम्मिलित स्वरूप है वो ईश्वर है। हम्म। और म था उसको अपने भीतर धारण करके महसूस करना। हम्म। तो अ उ और म जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत रूप से ओम उसका सिंबल बना। हम्म। तो अब आपको, अगर ओम को आइडेंटिफाई करेंगे कब कब कहाँ कहाँ ओम आ रहा है, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने के सिद्धांत की तरफ लक्षित कर रहा है हमारे को। हम्म। बट उसका अर्थ वेद और उपनिषद के हिसाब से इसी प्रकार का है, ऐसा नहीं है। ओम जो है एक सिंबल के तौर पे यूज करा गया, ये चिन्हित करने के लिए कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो ओम को फॉलो करते चलो। बट ओम हम्म। सिद्धांत के रूप से वेद की रचना का सिद्धांत था, ऐसा नहीं था। वेद की रचना जो है वो श्री के सिद्धांत पर हुई थी। श्री मतलब षटकोण का श, जो सामवेद है उसके तौर पर, कि वो सबसे प्रथम वेद सामवेद है। लेकिन अगर आप सामवेद पढ़ेंगे तो सामवेद में आपको मेजॉरिटी श्लोक जो है वो ऋग्वेद के मिलेंगे। अगर आप किसी संस्कृत वाले से पूछें कि भाई ऋग सामवेद में ऋग्वेद के श्लोक का क्या मतलब है, तो हम्म। उसके पास जवाब भी नहीं है। आप अगर अथर्ववेद पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में भी ऋग्वेद के श्लोक है। तो आप हम्म। उससे पूछेंगे कि भाई अथर्ववेद में ऋग्वेद के श्लोक क्या कर रहे हैं, हम्म। तो उसका आंसर नहीं है। ऋग्वेद में जो मटेरियल है हम्म। उसमें ऑलरेडी जो काम के श्लोक हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। तो किसी ने हमें ठोस मीनिंग से दूर लेकर जाने के लिए एक स्ट्रक्चर की रचना करी। हम्म। क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया ना कि जब मुगल तो कहीं गए नहीं, यहाँ आए और यहीं आके मर गए, तो इसलिए हम्म। मुगलों में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम उनके साथ थी जो यहाँ आए और यहाँ से कोहिनूर अपने देश में ले गए। चलो भाई कोहिनूर जो है समझ में आता है, मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों ले गए? और फिर वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जर्मनी क्यों पहुंच गई? और फिर उस पर रिसर्च क्यों हुई? क्यों ऑक्सफोर्ड हमारे देश की मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर रिसर्च कर रहा था और हमें रिसर्च करने की परमिशन नहीं थी? हमारे यहाँ से कोई नोबेल प्राइज विनर नहीं आया ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आर्ट्स के बहुत सारे आए। जब मैंने इस पूरे सिचुएशन को चेक करा तो मुझे पता चला। अब इसको जो क्वांटम से जोड़ते हैं तो मैं एक पॉइंट रखता हूं।
क्वांटम को जब मैं डिफाइन करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी चार चीजें हैं: ऑब्जेक्ट, हम्म प्रॉपर्टी, हम्म एक्शन एंड हम्म रिलेशनशिप। हम्म अगर मैं ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी को हम्म एक रिलेशनशिप बोल दूं हम्म तो मेरे पास क्या क्या आ गया? मेरे पास दो ही डोमेन आई, एक रिलेशनशिप और दूसरी हम्म एक्शन। हम्म क्वांटम कहता है जो रिलेशनशिप है वही एक्शन है। हम्म ये क्वांटम की परिभाषा है। हम्म रिलेशनशिप और एक्शन का कारण जो है वो एक ही है। हम्म और क्वांटम अज्ञात को कहते हैं, हम्म विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हम्म तो जब आप रिलेशनशिप और एक्शन को देखते हो तो ये कोर है। अब हम्म जब मैंने इसी प्रोसेस को ग्रामेटिकल उसमें देखा तो मेरे पास टर्म आया, ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? नाउन, प्रोनाउन। हम्म प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव से। एक्शन को हम डिफाइन करते हैं वर्ब से, एडवर्ब। रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जिसपे कि इंग्लिश का व्याकरण बेस्ड है, वो हम्म एक्चुअली यहां से ओरिजिनेट हुआ। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? समझ पाए। तो जो लोग हमारे को प्रक्रिया बता रहे हैं उनका सिद्धांत भी हमारे यहां से ही निकल कर जा रहा है। OPAR, द्रव्य गुण कर्म संबंध। संबंध 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य संबंध, विशेष संबंध और समवाय संबंध। सामान्य संबंध कैसे देखेंगे? जैसे पूरी दुनिया में पेड़, ये एक सामान्य हम्म संबंध हो गया हर एक पेड़ के अंदर। हम्म विशेष संबंध कब देखेंगे? सारे पेड़ों में आम के पेड़। हम्म अब आम के पेड़ में भी और प्रिसाइज हो जाए, आम के पेड़ कौन से? जो दशहरी आम वाले हैं। फिर उनमें भी और प्रिसाइज हो जाए, हम्म दशहरी भी कौन सी? जो लखनऊ की दशहरी कहलाती है, मलिहाबादी। मलिहाबादी दशहरी। मलिहाबादी दशहरी के भी जितने भी पेड़ के पत्ते जो हैं, उनकी जब वेरिएशन स्टडी करते हैं, सब समान नहीं हम्म होते। हम्म तो उनकी जब वेरिएशन को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है जो कारण है वो कौन है जो इतनी डीपर वेरिएशन कर सकता है। तब हमें ईश्वर पता चलता है। तो प्रत्येक जगह जो विशेषता का कारण है, जो इतनी वेरिएशन लेकर आ रहा है, जो 800 करोड़ लोगों में समानता नहीं होने दे रहा, सब में अलग अलग बना रहा है, तो जो इतनी वेरिएशन को प्लान कर रहा है वो ईश्वर ही हो सकता है और उसका कोई मूल नहीं हो सकता। जो ब्रह्मांड के प्रत्येक सोलर सिस्टम के अंदर एक वेरिएशन ला रहा है, तो उस वेरिएशन को लाने वाला जो है वो ईश्वर कितना जबरदस्त होगा। उस ईश्वर से संबंध बनाने में, सामान्य, विशेष और संबंध बनाने के बाद में हमारे कर्मों में ऊपर जाना, नीचे जाना, फैलना, सिकुड़ना और हर प्रकार की क्रिया उससे संबंधित है। हम्म तो जब भी हम क्रिया को देख रहे हैं, क्रिया की विशेषता को देख रहे हैं और उसको चलाने वाले ईश्वर को देख रहे हैं और उन दोनों में एक कोई कारण मान रहे हैं, हम्म ये क्वांटम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, आने वाले टाइम में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को ढूंढा जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया सर? हाँ जी। हाँ जी। कोई क्वेश्चन? नहीं। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन शुक्ला जी ने करा। टाइम क्या हो गया एट टाइम का फोर्टी थ्री है जी? टाइम का नहीं पता शुक्ला जी आज।
मैं सुना ही नहीं दिया, आप दोनों शायद एक साथ बोले। शुक्ला जी टाइम का पता नहीं चला आज। हाँ नहीं, लेकिन टाइम हो कितना गया? आई थिंक शायद पौने 8 नौ। 9:45। पौने नौ। 8:45, 8:45। या तो हाँ, अभी या हमारे पास 15 मिनट है, तो ठीक है। शुक्ला जी एक वो है ना, ये फीमेल सिंगर नेहा कक्कड़, जी। तो वो एक जगह बोल रही हैं, एक वो ब्लाइंड लड़की आई थी, कोई वहां की थी, महाराष्ट्रियन। अच्छा। तो उसने वो गाया था ओ पालनहारे। अच्छा। तो उसके बाद नेहा कक्कड़ के आंखों में आंसू आ गए और वो ऐसा करते ऐसे करके। तो हम्म। जब उसके बारे में पूछा गया गया कि आप कभी कभी ऐसा करते हैं अभी आप सुनेंगे, मैं उसका वीडियो भेजूंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसने कहा कि ऐसा लता जी करती थी। तो उन्होंने एक वो कहानी सी सुनाई थी। तो आज का लेक्चर तो वो आहा वाला है, दिमाग हिला गया मेरा यार। तो आज बहुत सारी कड़ियां जोड़ दी इसने। बस आप जी। वो नपुंसक वाला समझा दीजिए। हाँ, मैं और उसी एक, पे आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ ये जो चार हैं, इनको री बोला गया री नपुंसक। लिरी लिरी। और ये अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, हम्म। इसको कहा गया पुरुष। और अ, ई, उ, आई, औ और अह, इनको कहा गया स्त्री। तो जब मैंने इस एस्पेक्ट को देखा तो मेरा एक स्वाभाविक क्वेश्चन आया कि ये तो साउंड है, ये साउंड कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो रही है? हम्म। तो हमारे यहाँ एक विराट शरीर को इमेजिन करा गया, और वो विराट शरीर जो था उसमें राइट साइड को पुरुष शरीर माना गया, लेफ्ट साइड को स्त्री शरीर माना गया। तो वो अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट था। और जो हम्म। बीच का पार्ट था, वो बीच के पार्ट को जो है उन्होंने नपुंसक बोल दिया। तो हम्म। मैंने एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न करा कि ये पुरुष क्या है और स्त्री क्या है। हम्म। तो ये मुझे कहीं मिला नहीं पार्ट। तो जब नहीं मिला तो मैंने अपने आप से जो प्रश्न करा तो पता चला, जो सूक्ष्म को जो सूक्ष्म को स्थूल। स्थूल करे, जो सूक्ष्म को स्थूल करे, देवी। वह स्त्रीलिंग। हम्म। जो स्थूल सूक्ष्म सॉरी जो स्थूल को सूक्ष्म करे, उसको कहते हैं हम पुल्लिंग। हम्म। और जो ना सूक्ष्म करे ना स्थूल करे, हम्म। सिर्फ धारण करे, वो नपुंसक लिंग। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म।
तो जब आपने ये बताया कि ये री री लिरी लिरी जो है सुषुम्ना एक्टिवेशन वाले अल्फाबेट हैं। अब ये वैल्यू करना कि सुषुम्ना का रोल प्ले कितना गंभीर है, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये कोई जहां सबसे गंभीर तत्व छिपा हुआ है उसको हम्म कोई आपसे दूर लेकर जा रहा है। हम्म आप इसको कैसे चेक करोगे कि सबसे गंभीर तत्व जिस चीज पर आपका ध्यान न जाए। हमारे यहाँ जब नाम रखे गए तो नाम हम्म रखने में प्रत्येक जगह जब नाम रखा जाता तो ऋषि वाले री री लिरी लिरी को प्रयोग ही नहीं करा जाता। तो मैंने कहा जो सबका करता है उसके नाम में तो सबसे पहले ऋषि आ रहा है। तो जब मैंने कृष्ण का नाम देखा तो कृष्ण में सबसे पहले अल्फाबेट ही ऋषि वाला री का प्रयोग हो रहा है। मैंने कहा जो पूरे ब्रह्मांड में पुरुषत्व का कारण माना जाता है, भाई पुरुषत्व के कारण या तो शिव को कहते हैं या कृष्ण को कहते हैं या विष्णु को कहते हैं। हम्म तो मैंने कहा उसके खुद के नाम में तो ऋषि वाला री का प्रयोग हो रहा है। तो इसका मतलब कोई बेवकूफी होगा जो इसको नपुंसक बोलेगा। इसका मतलब नपुंसक में कोई ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं लेके जा रहा कोई। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, आप समझ मैं गया। समझ पाया है। तो हमारे यहाँ संस्कृत के जो अल्फाबेट्स थे कोई उनसे छेड़छाड़ कर रहा था। हम्म उसी प्रकार से उसके नाम में जो दूसरा अल्फाबेट था वो षटकोण का श था। हम्म उसके नाम में ड़ था। तो मैंने कहा कि अगर मैं दो नामों का कंपैरिजन करूं तो वो विष्णु, हम्म तो विष्णु में और कृष्ण में श और ण तो कॉमन है। हम्म हम्म तो ये कौन है जो इसमें इस पोजीशन पर है? तो अगर आप थोड़ी देर के लिए कृष्ण को विष्णु बोल दें और विष्णु को थोड़ी देर के लिए कृष्ण बोल दें और पूरी प्रक्रिया को दोबारा इमेजिन करें तो रचना करने वाला कृष्ण ही निकल कर आएगा ऊपर से और काम करने वाला विष्णु। तो एक छोटी सी चीज पूरे सिस्टम में जितनी ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट कर रही है हम उन ट्रांसफॉर्मेशंस को छू भी नहीं पा रहे। छू इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि किसी ने मूल में छेड़छाड़ कर दी। तो काम तो करने के लिए बहुत सारे हैं, मतलब इसमें खोज करने पर जाएंगे तो एक एक सूत्र में एक एक जीवन कम पड़ेगा। सही बात है आपकी। और ये तो क्योंकि टाइम का कांस्टेंट है इस वजह से जो है मैं अभी इस पे इसको कल फिर से लेकर चलेंगे टॉपिक को जो स्थूल और सूक्ष्म है। क्योंकि जब मैं बीज मंत्र बनाता हूं तो मैं बीज मंत्र बनाने में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ। और या तो मैं मतलब मैं इसको अगर सही बात में बोलूं तो मेरे जितने भी बीज मंत्र हैं जिसमें कि ये वाला एस्पेक्ट मैंने यूज करा है उसमें फिनोमिनल शक्ति है। हम्म हम जब किसी की हीलिंग करते हैं तो इतनी इंटेंस एनर्जी इसी वजह से आती है क्योंकि ये चार अल्फाबेट हमारी सुषुम्ना से उसको कनेक्ट करते हैं और सुषुम्ना जैसे ही जागृत होती है किसी भी व्यक्ति की उसकी बीमारियां जो हैं वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि सुषुम्ना तो रोगों से ऊपर है। सही बात है। जो संपूर्ण अब रोग किसे कहते हैं? आयुर्वेद के आधार पे जो वात पित्त और कफ को समता प्रदान करे हम्म वो निरोगी बनना है। हम्म तो समता के विपरीत जाना असमता हो गई। हम्म तो बैलेंस की बजाय इम्बैलेंस की तरफ जब वात पित्त कफ चले जाते हैं रोग हो तो जाता क्या है। होगा? रोगी हो जाएगा।
और जैसे ही वो सम हो जाते हैं, बैलेंस सिचुएशन में रहते हैं, तो वो रोगी से निरोगी हो जाता है। हम्म। तो रोगी को निरोगी बनाने के लिए आपको संतुलन चाहिए, और संतुलन जो है वो इन 4 अल्फाबेट्स के यूसेज से आता है। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि कोई बेवकूफ थोड़ी थे कि सारी जिंदगी सबको यही कहते रहे कि आप अपनी सुषुम्ना को ऊपर उठाइए। बट वो सुषुम्ना का ऊपर उठना वो यम नियम अष्टांग योग और ये सारी कहानियों से कभी नहीं आता, किसी का भी नहीं आता। और ये चीज बार बार श्रीमद् भगवत गीता में बोली कि मेरे इस महाकाल स्वरूप को तू कभी नहीं जान पाएगा किसी भी योगी से, तपस्वी से, जप से, यज्ञ से नहीं। ना मैंने आपको अभी कोई जप कराया, ना तप कराया, ना योग कराया, ना कोई आसन कराया, ना प्राणायाम कराया, कुछ नहीं कराया। मैंने तो आपको सिर्फ संस्कृत के अल्फाबेट्स बताए। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो आज इसी बात से इसको कंक्लूड करते हैं, टाइम हो गया। अच्छा और डॉक्टर साहब, बताइए एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। दे से दैट एवरी पर्सन हैज एन आत्म बीजाक्षरा, जैसे इट इज बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, जो हॉरोस्कोप होता है प्लस द नेम दैट यू कैरी। जैसे आपको मैं अपना नाम से एड्रेस करता हूँ, व्हाट इज माय फर्स्ट नेम, ऑलवेज रमेश। तो उसके लिए हर ऐसा है कि वो अ का जब वो चार्ट बनता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे से एवरीवन हैज एन आत्म बीजाक्षर जी, व्हिच दे नॉर्मली यूज इट। ये कैसे डिराइव करते हैं एक्चुअली? आई डोंट नो हाउ टू, बट आई रेड इट समवेयर एक्चुअली। देखिए जैसे मेरे हिसाब से ये जो अप्रोच आप जो बोल रहे हो ना, हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था कि जब मुझे अध्यात्म में प्रवेश करना है तो मुझे कौन सा मंत्र चूज करना है, उस मंत्र के लिए जो है मेरे को कौन से अल्फाबेट्स मित्र होंगे, कौन से शत्रु होंगे। अगर शत्रु सही है। अल्फाबेट्स को मैं यूज करूंगा, ये सारी की सारी चीजें मुझे आध्यात्मिक प्रवेश से दूर लेकर जाती हैं। अगर मैं अक्षर के सिद्धांत को देखूंगा, अक्षर मतलब कि वो अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन जो मुझे परपीचुअल बनाता है। सही है। जो अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन परपीचुअल नहीं होता, ये बीज का सिद्धांत है। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको जो है अल्फाबेट्स में जाऊं, मैं उसकी बीज की डोमेन में जाता हूं। बीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स विच बिकम्स परपीचुअल। तो आप कोई सा भी वो बीज मंत्र उठा लीजिए जो आपको परपीचुअल बनाए। तो ये हर उस ये कल करेंगे पार्ट, ये वाला इंटरेस्टिंग है। we'll do it tomorrow and I'll address the same point which you are raising. I just went through that. I said, does it really make sense? Because मैं अपने आप को question करता हूँ, why should I restrict myself to a particular बीजाक्षरा? Because when the combination of alphabets are available, why can't it be that कोई बोलता है ये आपका enemy ये enemy, ऐसे आपने बोला था ये enemy है. How can something be enemy? अगर आप बीजाक्षरा चांट करते हो, चांटिंग द नेम ऑफ द सुप्रीम, जो क्रिएटर के नाम पे है, तो क्रिएटर कैसे आपके साथ अगेंस्ट हो सकता है? जिसने आपको क्रिएट किया वो आपके अगेंस्ट में हो ही नहीं सकता। तो इस वाले क्वेश्चन को ना कल करेंगे, बिकॉज ये डिटेल ले लेगा, मतलब 1 आध घंटा लग जाएगा आराम से। तो ठीक इस है, वाले पार्ट को कल करेंगे। ठीक है बिकॉज डॉक्टर। ये वाला पार्ट तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो क्योंकि मैंने भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो उसका डिफरेंस मैंने देखा था। तो विल शेयर दैट पार्ट। और ओके ये डॉक्टर। कृष्ण विष्णु वाला भी जो पार्ट है, ये भी एक पार्ट कल दोबारा करेंगे इसको। आई हैव नोटेड इट डाउन डॉक्टर, कब क्या ठीक है करना है। सर, राइट।